Hello students, good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Bhakti ma'am, please respond. गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ था मैम? मैं तब से वेट कर लाइट रहा हूँ गई क्लास थी, का। लाइट नेट नहीं था, आज फ्राइडे है ना। अच्छा, तो उससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। हाँ नहीं लाइट गई थी ना, तो इसकी वजह से। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी होता है ओके, ऐसा। ठीक। बच्चे परेशान हो गए थे मेरे। हाँ ना सर, अभी कोई वो नहीं। नेट नहीं था तो क्या करूँ। हाँ, कोई नहीं, परेशान कभी हो कभी गई, हो जाता राउटर बंद हो गया। है। ठीक है, कोई नहीं मैम। ओके चलो तो सर। स्टूडेंट्स, वेलकम इन नारायण लाइव क्लासेस। ठीक है, तो कल आपने सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। काफी बच्चों ने मेरे को सॉल्यूशन भेजे थे। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन, वीडियो, एवरीथिंग इज ओके? Yes, sir. Sir. ठीक है, चलो 5-7 मिनट्स आप कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। एनीथिंग? क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक बार आपको कल का असाइनमेंट लिया हूँ स्क्रीन पे, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ कल का असाइनमेंट। V7 बैच यही था ना? देखो ये वाला, ये वाला असाइनमेंट था। Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर, बोलो कौन सा? 8th। ओके, तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको? ये जो है 10.4115 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, यस और नो? है ना? अब देखो ये जो है 6.01 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स Two. हैं। और वो जो नंबर है 16.4215, इसमें डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 4. 4 डिजिट्स हैं। तो एडिशन सर सब्ट्रैक्शन का आपकी रूल आवाज क्या था? क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ, ये कुछ बच्चों का प्लीज म्यूट कर दें, उससे डिस्टरबेंस हो सकता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था? तो आपको कम से कम, है ना, कम से कम डिजिट रखना है एट द राइट साइड ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना, 6 के बाद देखो मैंने अंडरलाइन किया है 2 डिजिट्स। तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 डिजिट्स आप रखोगे। डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट रखोगे ना, 10.41 लिखोगे इसको। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है इसमें आपको? नो सर। सर चलो वो तो लेवल 1 में फर्स्ट वाला। एक मिनट, आपका बहुत काफी तेज साउंड आया था, मैंने थोड़ा वॉल्यूम कम किया। लेवल 1 में लेवल 1, एक मिनट, फर्स्ट वाला, ये इसी में दिख रहा है आपको? इसी में फर्स्ट क्वेश्चन, ये नो जो स्क्रीन सर, दिख रहा है ये आपको? नहीं। अच्छा, हाँ सर, ये वही ऊपर वाला। ठीक है। द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ दीज नंबर्स। चलो, तो एडिशन का वही रूल सेम अप्लाई करोगे आप। इन सबको ऐड करोगे तो आप बोलो डेसिमल के राइट साइड में सबसे कम डिजिट कितने हैं इसमें? डेसिमल के राइट साइड में सबसे कम डिजिट 3 2 0 एक भी नहीं, 0। देखो 23 में एक भी नहीं है ना। 23 में डेसिमल के बाद राइट साइड में कुछ है ही नहीं, डिजिट ही नहीं है डेसिमल के बाद। डेसिमल है ही नहीं 23 में, है ना? तो कम यस से कम सर। डेसिमल प्लेस जो है 0 है, कम से कम डेसिमल प्लेस 0 है। तो आपको फाइनल आंसर में कम से कम डेसिमल प्लेस मतलब 0 रखने हैं। तो 183 लिखना है उसको ना। सर सेकंड नंबर। हाँ, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन।
तो काफी छोटा होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर का क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर का एरिया जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको ये जो बार्न है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 बार्न होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 बार्न इक्वल्स 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सर हमें इसे याद रखना पड़ेगा ना? हाँ, ये लर्न रखना। जैसे आपने याद रखा फेम्टो क्या होता है, तो फेम्टो होता है 10⁻15। फेम्टो को और क्या बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं। फेम्टो को याद रखना, फेम्टो इज आल्सो कॉल्ड फर्मी, 10⁻15। सर 6 एंगस्ट्रॉम, बोलो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, 1 सर एंगस्ट्रॉम। 10 to तो the 1 power एंगस्ट्रॉम होता है minus 10 10⁻10 मीटर। हाँ, 10⁻10 मीटर। तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको ये धीरे धीरे। सर ओके, 6 क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन इस पे? सर सेवेंथ वाला सर। 7, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शनल नंबर है ना, तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर होगा तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले, तो देखो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। सर हम्म बट 0 इज ए सर्टेन वैल्यू ना, वो अनसर्टेन थोड़ी ना है। देखो ये जो है लास्ट का जो जीरो है इसका, ये अनसर्टेन है। ये ऐसे भी हो सकता है ना, 314.001 हो सकता है। मेजरमेंट है ना एक्चुअली, ये मेजरमेंट के लिए तो हम सिग्निफिकेंट फाइंड करते हैं। काउंटिंग में तो इनफिनाइट फिगर्स होते हैं। तो जब भी आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, किसी मेजरमेंट में पूछ रहा है, तो ये जो मेजरमेंट है, सपोज ये लेंथ है, तो इसको आपने किसी और बेटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और प्रिसाइजली मेजर किया, तो मे बी ये 314.001 आए, या फिर ये 313.999 आए, है ना। तो ये जो यस इसका लास्ट जीरो है वो सर्टेन नहीं है, तो वहां तक काउंट करना है आपको। सर 6 वाला। स्टार्टिंग के जो जीरो होंगे ना, स्टार्टिंग वाले जीरो, प्रीसीडिंग जीरोस, नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे 0.001, 0.001, only one significant figure will be there. यस सर। Okay? सर सर हाँ, सर yes. एनए में सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा था उसने और ऑप्शंस दिए थे 3, 4, 5 एंड ऑल, तो ऑल करेक्ट आएगा ना? किसमें कौन सा क्वेश्चन बोलो? सर वो पता नहीं मुझे, पर देखा था मैंने ये एवोगैड्रो N नंबर्स। उसने लिखा था 6.022 10⁻², ऐसे लिखा था ना वैल्यू। हाँ सर। वो वैल्यू लिखेगा आपको, वो ऐसे नहीं पूछेगा, विंडोज नंबर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, वो आपको वैल्यू लिखेगा कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ सर, तो उसमें ऑल आएंगे ना, ऑप्शन डी? मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखो जैसे उसने लिखा आपको 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10 की पावर्स को तो देखते नहीं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राइट और नॉट। अब ये जो Right, नंबर sir. है 6.022, इसको देखो, तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बस यही होंगे एग्जैक्ट। ऑल नहीं होगा इसमें आंसर। देखो ऑल सर कब होगा, अगर सुनो। हाँ एक सर क्वेश्चन था उसमें आपको, ये वाला क्वेश्चन था, सपोज ये है 3200, है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें ये 2 3 2 है ना, 3 2, तो 2 भी हो सकते हैं, और यदि ऑप्शन है ऑल का ऑप्शन है तो फिर 3 हो सकते हैं या 4 भी हो सकते। सर आप म्यूट हो गए। हेलो 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 सर। Sir, you are not audible. सर वीडियो भी सर pause- वॉइस इज नॉट कमिंग। सर लेफ्ट हो। सर वीडियो भी पॉज हो गई।
अभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। चलो वी रिकनेक्टेड। Yes, sir. Connected. तो वापस से हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं अपना। Hello students, everything is fine now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir, Refresh previous वाला करते हैं। वापस से बताओ ना sir. देखो आप बोलना, ठीक है, आप बोलो कि 1 0 0 0। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 1। इज दैट क्लियर? चलो अब बोलो 100.0। 4 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 3. 3 उसने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन था ये, ध्यान रखना। डेसिमल लगा दिया उसने ना, उसके बाद डिजिट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डेसिमल पॉइंट लगाया उसने, तो आप इन सबको काउंट करोगे, 3 लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो देखो मान उसने बोला 2 3 0 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 बोलो आंसर क्या होगा? 2। 2. सर ये डिवाइड वाला बोलो ना सर, डिवाइड वाला 6th वाला। एक मिनट, अब मान लो इसी क्वेश्चन में ऑप्शन होता, फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है एनी ऑफ दिस। बोलो any of these ओके, एनी ऑफ दिस आएगा, है ना? Any तो of आप समझ गए होंगे, काफी रिवीजन हो गया आपको। सर वो 100 पॉइंट का नहीं समझा सर। ये वो कौन बच्चा है? डेसिमल। अर्पित सिंह बोल रहा है कि मैं क्लास में एंटर नहीं हो पा रहा। तो अर्पित सिंह मैम ना इसका, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे आप? सर वो 100 पॉइंट का नहीं समझा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं ना सर। नॉन जीरो डिजिट आ गया ना, देखो आप नॉन जीरो डिजिट देखो, नॉन जीरो डिजिट 1 है कि नहीं इसमें? हाँ सर है। तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले जीरो काउंट होते हैं जब फ्रैक्शनल नंबर होता है। डेसिमल आ गया ना इसमें, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले जीरो काउंट होते हैं सारे। ओके सर। और सर नॉन अगर जीरो डिजिट उन्होंने है ना सिर्फ इसमें 1। हाँ अगर उन्होंने एनए या फिर एवोगैड्रो नंबर दिया होता, नंबर नहीं दिया होता लिख के, तो फिर उसमें कितने सिग्निफिकेंट रहते सर? देखो यदि ए नहीं दिया होता उसने एवोगाड्रोस नंबर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये जो एवोगाड्रोस नंबर है इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है अभी, है ना? इसको अभी फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है इसको। तो बोलो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022. 6.022 4 5 076। एक मिनट, समथिंग कुछ ऐसा होता है इसका, या नंबर की एग्जैक्ट वैल्यूज की अभी डिफाइन कर दी गई है। तो ये है 6.02 14076 into 10⁻23। इसको नोट कर लेना, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। This is exact value of Avogadro's number. 6.022 14076. 6.022 14076 into 10⁻23।
इसको भी इतना फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है इस वैल्यू को, ठीक है। ओके सर। कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा ना, देखो वरना सब कुछ रिलेटिव फिर कैसे कम चलेगा। तो इसको फिक्स कर दिया है साइंटिस्ट ने, आईपीसी ने। तो आईपीसी ने इसको फिक्स कर दिया है 1.022 to 14076। अब बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। तो 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि उसने ऐसा पूछा तो, अदरवाइज वो आपसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको नंबर देके पूछेगा। हाँ बोलो। सर अगर इंटू 10⁻23 है ना वो, हम्म। तो उसे भी अगर मल्टीप्लिकेशन में काउंट करते तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं फिगर में करते उसको। आएगा? साइंटिफिक नोटेशन आप जब भी आप हम लिखते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर, जब लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन के बाद लिखते हैं। ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में है ना, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की जो पावर्स हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। ओके। यस सर। और कोई क्वेरीज आपकी? सर डिवाइड और का। कुछ पूछ रहे थे आप, डिवीजन कुछ ऐसा समथिंग? डिवीजन यस का सर, एग्जांपल डिवीजन। दूं मैं आपको? यस सर, यस। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लास्ट। देखो। जैसे ये है 1.00 डिवाइडेड बाय 1.00000। बोलो आंसर क्या आएगा विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 3 3। 4। तो ये आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसमें आपको क्या करना होता है, ओवरऑल देखना होता है, कुल मिला के। इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें है 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी सबसे कम है ना, वो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, बस ये रूल है डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। यस। ठीक है, निखिल कुमार ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना है आपको? निखिल, यू कैन आस्क मी, अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हो आप। तो आई थिंक ठीक है, फिजिक्स में भी आपको टॉपिक आएगा, रिवीजन हो जाएगा आपको फिर से ना। आपने देखो सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे भेज दिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। डिस्कशन हो गया उन क्वेश्चंस का, और भी जो आपकी क्वेरी से डिस्कस कर लिया आपने। तो आई थिंक आपको अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। सो नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। यस सर। हैप्पीली यस सर। यस सर। बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे? ओके ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ऐसा नहीं है टॉपिक खत्म होते हैं, टॉपिक फिनिश होते हैं। हम करेंगे फिनिश मतलब फिनिश करेंगे उसको, है ना। आगे बढ़ेंगे सीडी करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिनिश करके चलेंगे टॉपिक्स को, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो आई थिंक अभी तक जो आपने किया केमिस्ट्री में, आपको सब कुछ कंप्लीट है बढ़िया से, यस और नो? यस सर। यस हाँ सर। वेरी गुड। अभी से हैबिट रखोगे ना, अभी से स्टार्टिंग से ये हैबिट्स रखोगे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। सो लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है, आपने 9th क्लास में किया था, वो आपको रिवाइज कर देता हूँ, एक बार डिस्कस कर देता हूँ। केमिकल कॉम्बिनेशन, याद आया टॉपिक आपको? सर। यस और नो? सर। सुना लग रहा है वो टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सुना है ना आपने टॉपिक ये? यस सर। सर ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया? बेसिक कंसेप्ट, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब अभी तो 9th का टॉपिक है, देखो आपका बेसिक ही तो है। मोल आएगा, मोल भी तो आपने 9th में पढ़ा था ना, यस और नो? यस सर। यस सर। तो मोल कंसेप्ट, मोल के बारे में, वो भी तो बेसिक कंसेप्ट ही है ना। मतलब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया? ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा मैं वो बता दूंगा। यस। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर। जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा आई विल टेल यू, यस और नो? यस सर।
ये तो चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट्स का नाम ही देखो, बेसिक कंसेप्ट में बहुत कुछ आ सकता है इसमें ना। तो जो चीजें पूछी जाती है सेक्शन में वो हम डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वीडियो दिख रहा है आपको मेरा? Yes, sir. Handwriting. Yes, sir. चलो फर्स्ट लॉ बताओ, फर्स्ट कौन सा लॉ है? Law of definite proportion. Law of conservation of mass. Of Conservation. mass Of conservation. conservation of mass. चलो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक दिख रहा है अभी आपको राइटिंग? Yes, sir. Yes, ओके, sir. बोलो प्रपोज्ड बाय, किसने दिया ये लॉ? Lewis a scientist. वेरी गुड, proposed by Lavoisier. So according to it, total mass remains constant during a chemical reaction. Total mass remains constant during a chemical reaction. Okay, noted. No. Noted, sir. No, sir. Noted, sir. Noted. No, sir. No, sir. Noted, sir. That I'm not. पूरा फाइल सेव करके मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? Yes, इस sir. पूरी फाइल को सेव करके मैं आपको सेम टू सेम ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। ओके, ठीक है। Okay. Yes. तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग है टोटल मास बिफोर द रिएक्शन equals total mass after the reaction. और कैसे लिखते हैं इसको? Total mass of Mass of reactant reactants is equal to total mass of product. total mass of products. तो देखो ये मैंने लिखा फर्स्ट, ये लिखा सेकंड. Which one is much better? Second. First one. Second one, sir. Second one, sir. Second one. Second. तो देखो दोनों एक ही बातें हैं, समझदारी से देखोगे तो दोनों एक ही बातें हैं यदि अंडरस्टैंडिंग आपको है तो. यदि आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो दोनों एक ही बातें हैं. लेकिन कई बार ना सेकंड थोड़ा कंफ्यूज कर देता है. फर्स्ट में एकदम क्लियरिटी आती है. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एकदम क्लियरिटी ला देता है. हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल्स टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन. बहुत क्लियरिटी है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है. सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, देखो आप जो सोचते हो ना, देखो आप जो सोचते हो कि रिएक्टेंट, आप जब सोचते हो रिएक्टेंट, जैसे मैंने लिखा कि A plus B gives C plus D, तो मैंने लिखा इसका 10 ग्राम, इसका लिखा मैंने 20 ग्राम. ये गिवन था आपको स्टार्टिंग में.
तो जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्ट हो, राइट और नॉट। सपोज इसका रिएक्ट हुआ 5 ग्राम, इसका रिएक्ट हुआ 20 ग्राम, और ये जो है ये बना सपोज 10 ग्राम और ये बना 15 ग्राम। अब बोलो इसमें मास कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा है। हो रहा है हो रहा है सर। चलो कैसे हो रहा है बताओ मेरे को। टोटल मास ऑफ रेक्टेंट बोलो कितना है? टोटल 25 मास ऑफ रेक्टेंट, 25 25 रेक्टेंट का टोटल मास है 30 ग्राम। देखो 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम, 30 ग्राम था ना रेक्टेंट का मास। 30 ग्राम रेक्टेंट का मास टोटल ए और बी का मास 30 30 ग्राम था ना, 30। 30 अब इधर बताओ 30 ग्राम का है, इधर तो 25 ग्राम ही है, यस और नो? रिएक्ट नहीं हुआ इधर सर। तो 25 ग्राम ही है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ना। देखो रेक्टेंट का मास इक्वल प्रोडक्ट का मास, रेक्टेंट का मास तो 30 था, प्रोडक्ट का मास तो 25 ही बना। तो बोलो क्या इसमें मिस्टेक हो रही है? कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, बोलो कहाँ पे कर रहे हैं? तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मीनिंग हम गलत ले रहे हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग है कि ये जो बना ना C+D, ये बना जो प्रोडक्ट C+D, तो इसका मीनिंग है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड प्लस रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, जो भी रिएक्टेंट बचेगा ना अनरिएक्टेड, वो भी प्रोडक्ट का पार्ट है। अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, जो अनरिएक्टेड बच गया वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, बोलो क्या बचा था इसमें? अनरिएक्टेड ए बचा था ना। 10 में से केवल कितना रिएक्ट हुआ था? ये 5 हुआ था। 5 कितना बचा रिमेनिंग? बोलो रिमेनिंग कितना था? ये 5 ग्राम रिमेनिंग था, 5 बचा ग्राम। हुआ था। ये फाइनल प्रोडक्ट में काउंट होगा ना। ये बी तो खत्म हो गया, देखो बी नहीं बचा बिल्कुल भी। 20 था, 20 रिएक्ट हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो ये जो 5 है प्रोडक्ट में काउंट होगा ना फाइनल में। Yes, इसलिए मैंने yes. लिखा फाइनल। देखो फिर से आओ, मैंने क्या लिखा? टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल्स टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिफोर द रिएक्शन था 30 ग्राम, आफ्टर द रिएक्शन भी 30 ग्राम है। कैसे देखो, तो ये 10 प्लस 15 प्लस 5, देखो टिक लगाया ना मैंने तीनों पे। 10 प्लस 15 प्लस 5, तो प्लस 5 भी होगा इसमें, और ये टोटल हो जाएगा 30। सर रिपीट कीजिए ना वापस। तो थोड़ा क्लैरिटी आई आपको ना अभी? देखो यस टोटल मास बिफोर द रिएक्शन बोलो कितना है? बिफोर द रिएक्शन 30। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई अभी है ना। गिवन जितना मास गिवन है वो है ना बिफोर द रिएक्शन हमारे पास। 10 प्लस 20 30 है, यस और नो? यस यस बिफोर द रिएक्शन 30 ग्राम है। यस सर। अब आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन खत्म हो गई, फाइनल, ये जो रिमेनिंग है मतलब फाइनल मास कितना है बोलो आपके पास? तो फाइनल भी 30 होना चाहिए ना। देखो 30 कहाँ पे दिख रहा है? एक तो 10 ग्राम से दिख रहा है, 15 ग्राम और 5 ग्राम जो एक बच गया अनरिएक्टेड, ये जो बच गया रिमेनिंग 5 ग्राम, ये भी तो फाइनल मास में काउंट होगा ना, रिमेनिंग में काउंट होगा, फाइनल में काउंट होगा। यस और नो? यस सर। तो थोड़ा सा इसको ब्रॉड माइंड से देखना है। तो फाइनल जो मास है वो है जो प्रोडक्ट बना वो, प्लस जो रिएक्टेंट बच गया अनरिएक्टेड, वो फाइनल मास में काउंट होगा। यस और नो? देखो यस सर सपोज हमारे पास कोई भी है ना, कोई सपोज हमारे पास थे रॉ मटेरियल था हमारे पास 100 ग्राम रॉ मटेरियल था स्टार्टिंग में। हमने क्या किया, उसका जो 80 ग्राम था, उस 80 ग्राम को कुछ बना दिया ऑब्जेक्ट, फाइनल कुछ बना दिया 80 ग्राम का, 20 ग्राम बच गया। अब बोलो कि मास कंजर्वेशन है कि नहीं है? इस केस में मास कंजर्वेशन है या नहीं है? वीडियो पॉज हो गया मास तो कंजर्व ही है ना भाई। 100 ग्राम है, उसमें कुछ लॉस ही नहीं हुआ, 100 ग्राम ही है। 100 ग्राम में से जो 80 है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 20 जो बचा है वो भी तो फाइनल मास में काउंट होगा ना। वो कोई डेस्ट्रॉय थोड़े ना हो गया। पॉसिबल है हाँ बोलो क्या? वीडियो पॉज है बस ऑडिबल आ रही है आपकी।
अच्छा ठीक है। अब ये स्लाइड क्लियर हो गया आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी आ रहा है आपको सब कुछ ठीक से? अभी आ रहा है ठीक से? बीच में Yes, sir. पॉज हो रहा है। थोड़ा सा अब क्लियर है। अभी क्लियर है? ठीक है चलो। यस सर। ये जो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो इनमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इनमें नॉट एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। बोलो क्यों नहीं होगा? Because mass get changed into energy. वेरी गुड आंसर, बिल्कुल इफेक्टिव आंसर, इसके बाद कुछ डिस्कस करने का बचता ही नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लॉ पे आए। नेक्स्ट Yes sir. बोलो, नेक्स्ट लॉ कौन सा करें? लॉ ऑफ Law of definite proportion. डेफिनेट प्रोपोर्शन। Proportion. देखो जो डेफिनेट है ना, इस डेफिनेट को हम और भी बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट। डेफिनेट बोल दो या कांस्टेंट बोल दो। प्रोपोर्शन को और क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शन बोल दो या कंपोजिशन बोल दो, एक ही बात है। तो कई सारे नाम बन जाते हैं इस लॉ के, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Yes sir. तो किसने प्रपोज किया है? Proust. वेरी गुड, तो proposed by Proust according to it। तो ये अप्लाई होगा एक कंपाउंड के लिए, ओनली फॉर वन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड गिवन है आपको, उस कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके जो परसेंटेज बाय मास है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इट, परसेंटेज से लिख दो आप इसको, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। प्रोपोर्शन लिख दो या परसेंटेज लिख दो। सर तो रेशियो में लिख सकते क्या? हाँ रेशियो लिख सकते हो, रेशियो भी लिख सकते हो, परसेंटेज लिख सकते हो, है ना, कोई भी एक तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो से बता दूं, रेशियो आपने रेशियो हाँ लिखा सर। होगा 9th क्लास में ना, हाँ। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट, रेशियो ऑफ masses of all the elements in a compound, बस इसको अंडरलाइन कर लेना, ए कंपाउंड, वन कंपाउंड में एप्लीकेबल हो गए। तो रेशियो ऑफ masses of all the elements in a compound remains constant। irrespective of the source। irrespective of the source, सोर्स कोई भी हो उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो, किसी भी सोर्स से हमने ऑब्टेन किया उस कंपाउंड को। हाँ यश कुछ पूछ रहे हो? यश एग्जाम्पल बोलो इसका। यस कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल लें इसका, बोलो, ठीक है कोई नहीं। तो Yes sir. आप बोल दो कौन सा एग्जाम्पल लें, कोई भी एक कंपाउंड बोल दो आप, कोई भी एक कंपाउंड। Sir CO2. CO2, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है CO2। CO2 बोलो, कार्बन इसमें जो है, कार्बन का 1 एटम है, तो 1 into 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 into 16, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का टोटल 32, ये है बाई मास। आप चाहो तो आप सब परसेंट बोल दो या इसका रेशियो बोल दो, चलो रेशियो निकाल दें इसका, रेशियो
3:8. तो 3:8, तो ये रेशियो इतना ही रहेगा CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के मासेस का। CO2 को हम Yes. किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें। ओके, परसेंटेज Yes. बोल दो। कार्बन का परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा। बोलो कार्बन का परसेंट कितना है इसमें, जल्दी से बोलो। CO2 में कार्बन का परसेंट कितना है? तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो। 12 आउट ऑफ कितने में से 12 भी है? 44। हाँ, टोटल कर दो इसका 44। जैसे परसेंट निकालते हैं, जैसे आपके मार्क्स आते हैं आप परसेंट निकालते हो, जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, तो उसी तरह से ये मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये परसेंटेज आएगा इसका। तो देखें इसको कितना आ रहा है, 1200 डिवाइडेड बाय 44, 27.27। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलो कितना आएगा? तो 100 में से माइनस कर दो, 2 एलिमेंट्स है ना ओनली, तो दोनों का मिलकर 100% होगा। तो 100 माइनस 27.27 भी कर सकते ऑक्सीजन हैं। है। हाँ, हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। वेरी गुड, ऑक्सीजन। है। फिर यस ऑक्सीजन यस यस, ऑक्सीजन है। तो 100 में से माइनस कर दो इसको, तो आएगा 72.72222, मतलब 3 लिख दें इसको, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 2 एलिमेंट्स हैं तो, या फिर ऐसे कर सकते थे, ऑक्सीजन का मास 32/44 इंटू 100, इससे भी यही आएगा। एक टॉपिक हो गया आपका परसेंटेज वाला, ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये। यस सर। तो देखो ये जो भी लॉज हैं हम जो पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये बेस्ड हैं सभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। किससे बेस्ड हैं सभी? Dalton's डाल्टन atomic एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड हैं। एटॉमिक थ्योरी। हाँ, तो जहां जहां डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होगी वहां पे ये लॉज भी फेल होंगे। जहां पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन आएगी, इन लॉज की भी लिमिटेशन आएगी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाँ सुनो ध्यान से, हाँ कुछ पूछना है आपको? सर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में हाँ हो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। देखो तो हाँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। According to Dalton's atomic theory, atom is the smallest particle. It cannot be further divided. तो ये जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड्स में जो एटम है होल नंबर में होने चाहिए, है ना, एटम फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो जैसे C1O2, ये कैसा कंपाउंड है? स्टोइकोमेट्रिक, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, है ना, सिंपल रेशियो में है। इसमें जो एटम्स हैं वो सिंपल रेशियो में है, होल नंबर रेशियो में है। तो इन कंपाउंड्स को स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। अब मैं कंपाउंड लिखूंगा, आप देखना। जैसे मैंने लिखा Fe.96O, बोलो कैसा कंपाउंड है? non-stoichiometric compound. वेरी गुड। कैसे सर? देखो फ्रैक्शन में ना इसमें एटम्स फ्रैक्शन में है। Fe कितना है? 0.96। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन है 1। ऑक्सीजन तो ठीक है होल नंबर में, Fe फ्रैक्शन में देखो 0.96 है। तो यस जैसे सर। आपको देखिए किसी कंपाउंड में कोई भी एटम फ्रैक्शन में है तो इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इनमें आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करा सकते। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। यस और नो? यस सर। तो इनमें कंपोजिशन वेरिएबल है। देखो ये जो है ना Fe फिक्स नहीं है, ये जो Fe लिखा है ना 0.96, ये एक्चुअली फिक्स नहीं है। ये 0.94 भी हो सकता था, 0.97 भी हो सकता था, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल कंपोजिशन है इसका। तो इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल कंपोजिशन है इसका। और बताता हूँ इसकी लिमिटेशन एक और।
जैसे आपने डिफरेंट आइसोटोप्स लिए तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये। तो जैसे आपने लिया एक तो H2O, एक लिया आपने D2O, तो H2O D2O, तो इनको आप एक कंपाउंड कंसिडर नहीं करोगे, दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। वाटर अलग कंपाउंड है, D2O अलग कंपाउंड है। D2O बोलते हैं हैवी वाटर। ये जो ड्यूटेरियम है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ये जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन not applicable to different isotopes. तो यदि आप कहोगे H2O and D2O तो उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिशन बदल गया। देखो H2O में, देखो H2O में जो मास है हाइड्रोजन का 2 है, 2 into 1 और ये 16 है। यहाँ पे देखो D का मास नंबर होता है 2, D का कितना होता है 2। देखो H का एटॉमिक मास 1 होता है, D का एटॉमिक मास 2 होता है, तो 2 into 2 और ये 16 चेंज हो गया ना। देखो मास का परसेंटेज चेंज हो गया ना दोनों में, हाइड्रोजन का परसेंटेज चेंज हो गया दोनों में। यस और नो? यस सर। ये जो D है एक्चुअली H ही है, ये H है, इस H का मास नंबर 2 है, H मास नंबर 2, तो इसको D बोल देते हैं ड्यूटेरियम। ओके, तो नेक्स्ट लॉ पे आए। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी टाइम हो गया मेरी क्लास का शायद। यस क्लास का टाइम ओवर हो गया ना अभी? ये भी टाइम है, बोलो। टाइम अप हो गया अभी हमारा क्लास का ना। हाँ, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है, तो कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 2 लॉज हैं, है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, ये सब कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, Thank you, sir. टाटा। बाय सर। हाँ बोलो। बाय बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय टाटा। ग्रुप में डिस्कस कर लेना, कोई भी डिस्कशन हो ग्रुप में बोल लेना। Yes, ओके sir. बाय Bye, बाय टाटा। बाय सर। बाय सर। ठीक है।